नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिविडेंड की। जनरली बहुत से लोग डिविडेंड वाले स्टॉक में निवेश करने से घबराते हैं कि अगर हम इसमें निवेश कर देंगे तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि लफड़ा हो जाएगा या फिर कंपनियों का स्टॉक गिर जाएगा या डिविडेंड देगी या भी नहीं देगी। देखो, इतना तो सत्य है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि कंपनी डिविडेंड कभी भी बंद कर सकती है। डिविडेंड कंपनी को देना कोई बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कंपनियां डिविडेंड को कभी बंद नहीं करती जो रेगुलर देती आ रही है। क्यों? क्योंकि ये अपने क्वार्टरली प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हैं उसको। सबसे पहले पीएसयू सेक्टर की बात कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो भी होते हैं ना, जैसे उसमें आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, कोल इंडिया है, या जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ये डिविडेंड क्यों देती है? दरअसल ये डिविडेंड देती नहीं है, इनसे दिलवाया जाता है। जी हाँ, जो अभी आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि इस बार भारत सरकार को 53,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड प्राप्त हुआ है। तो इनको जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे, क्योंकि 51% हिस्सा इसमें सरकार का रहता है। अगर सपोज करो इन्होंने 100 रुपये डिविडेंड दिया तो 51 रुपये डिविडेंड किसके पास गया? उसके पास गया जिसके पास इसका ज्यादातर हिस्सा होल्ड है। तो सरकार इनसे डिविडेंड देने के लिए बोलती है जनरली। पहली बात तो डिविडेंड जो ओरिएंटेड कंपनियां है ना, वो कभी भी अपना डिविडेंड देना बंद नहीं करती अगर वो कंटिन्यू देते आ रही हैं। दूसरी बात क्या है कि जो भी कंपनी डिविडेंड दे रही है वो तभी डिविडेंड दे पाएगी जब उसके पास में सरप्लस पैसा हो। डिविडेंड क्या है? दरअसल अपना जो पैसा उसने कमाया है ना साल भर में या क्वार्टर में या छमाही में, उस पैसे का लाभांश, डिविडेंड इन द सेंस हिंदी में लाभांश, अपने लाभांश को अपने शेयर धारकों में बांटना डिविडेंड कहलाता है। तो डिविडेंड जनरली कोई भी कंपनी बंद नहीं करती जो अगर कंटिन्यू देते आ रही है। और ज्यादातर जो रिटायर्ड व्यक्ति होते हैं ना, वो ज्यादातर जो डिविडेंड वाली कंपनियां ना उनमें निवेश करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जो रिटायर्ड व्यक्ति होते हैं, जो 60 प्लस होते हैं ना, उन्हें कोई भी ऐसा चीर फाड़ू वाला बिजनेस नहीं चाहिए। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, अब हमारा विजन ये है, वहां जाएंगे। ये जो डिविडेंड देने वाली कंपनी है ना, जब आप उनका एक साइकिल निकाल के देखोगे तो पाओगे कि इन्होंने क्या किया है कि लंबे समय में वेल्थ बनाई है लोगों की, पैसा नहीं बनाया। नहीं समझे? और लेमन लैंग्वेज में समझो। वेदांता शेयर जब वर्ष 2020 में सब कोरोना काल आ गया था, सब भी गिर रहा था, तो 60-70 रुपए में बिक रहा था। 60-70 रुपए में वेदांता का शेयर बिक रहा था। और अगर इसका आप 2020 से लेके अभी तक का डिविडेंड की गणना करोगे तो 400-450 रुपए का तो डिविडेंड दे दिया, और 400 रुपए के आसपास में स्टॉक या 500 रुपए के आसपास में अभी बना हुआ है। तो जितने रुपए डिविडेंड था, मतलब स्टॉक की वैल्यू थी ना, उससे 5 गुना ज्यादा तो ये डिविडेंड दे चुकी है कंपनी। कौन सी? वेदांता। चाहे कोई आईओसीएल हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, जो भी कंपनी है ना, जो भी मतलब बड़ी कंपनी है, मान लो जैसे आईओसीएल की बात करें, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, कछु नहीं हो रहा। पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मतलब सरकारी कंपनी है, कहीं भाग के नहीं जा रही, और लेकिन बिजनेस इतना बोरिंग है। अब जो नए नए युवा आए हैं ना, ये क्या है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते नहीं है। ये इन्हें डिविडेंड तो लेकर इन्वेस्टिंग करने में थोड़ा शर्म महसूस लगती है। उन्हें लगता है इसमें थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना, मतलब अगर बिल्कुल सिंपल है, मतलब जर्नली बोरोइंग इतना समझ लो कि इन्वेस्टिंग इतना बोरिंग काम है, इतना बोरिंग काम है कि जब उस बोरिंग में आप घुस जाओगे तो ही पैसा बना पाओगे। कैसे? सपोज करो कोई जो डिविडेंड वाला स्टॉक है, जब वो गिर जाता है, मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता दूंगा कि आप दोबारा इस बात को दूसरे को समझा दोगे। अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का है और वो 100 रुपये का स्टॉक है, लेकिन वो देता है 7 रुपये का डिविडेंड देता है, मतलब 7% की उसकी डिविडेंड यील्ड है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 1 लाख पे वो आपको 7,000 रुपये देगा साल भर में। ठीक है, सिंपल है कि 7% की उसकी डिविडेंड यील्ड है। अब उस स्टॉक की जो वोल्टिलिटी के कारण या कोई ऐसी खबर आने के कारण या पाकिस्तान का युद्ध छिड़ने के कारण या इसराइल और ईरान का युद्ध छिड़ने के कारण उस स्टॉक की जो वैल्यू है ना, वो घिट के 50 रुपए हो गई। स्टॉक गिर गया, स्टॉक का प्राइस गिर गया। तो जब उस स्टॉक का प्राइस गिर गया तब भी उसकी जो यील्ड है ना वो उतनी रहेगी। अब आपको अगर आपने 50 रुपए पे उठाया ना, तो आपकी जो डिविडेंड यील्ड है ना वो 14% हो गई। नहीं समझे? क्योंकि जब भी ये डिविडेंड देती है ना कंपनी, ये अपनी उस पर देती है फेस वैल्यू पे, कि भाई हमारी ये फेस वैल्यू है। और स्टॉक का उतार चढ़ाव होने से स्टॉक जब भी ऊपर जाता है नीचे जाता है तो उसका प्राइस चेंज हो जाता है, फेस वैल्यू थोड़ी चेंज होती है।
अगर सपोज करो कोई स्टॉक 10 की फेस वैल्यू पे है, तो जब तक उसे कंपनी 5 की फेस वैल्यू पे नहीं करेगी ना, जब तक उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे उदाहरण से बता रहा हूँ, अभी नॉलेज मरीन है, नॉलेज मरीन को स्प्लिट किया है, तो उसको मतलब 2 की फेस वैल्यू पे लाया गया है, तब आई है वो। उसका जो प्राइस था ना, लगभग लगभग 3800 के आसपास, वो आधी हो गई। मतलब पहले वो समझ लो, अगर वो 10 की फेस वैल्यू पे थी, अब वो 5 होगी। अगर फेस वैल्यू बदल जाती है तो उससे फर्क क्या पड़ता है। मैं डिविडेंड पे ही आऊंगा, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। फेस वैल्यू कुछ भी नहीं है। एक अमरूद है, वो अमरूद 10 की फेस वैल्यू पे है, ठीक है। अब उसका जो अमरूद का प्राइस है वो 1000 रुपये हो गया, तो उसमें रिटेल निवेशक आ नहीं रहे, वो उसे देख के ही घबरा जाते हैं, 1000 रुपये का है। तो उनने क्या किया, कंपनी के मालिक ने उस अमरूद के 10 हिस्से कर दिए। तो मतलब क्या किया, उसे 10, मतलब जो 10 की फेस वैल्यू पे थे वो 1 की फेस वैल्यू पे ले आया और उसके 10 भाग कर दिए। अगर आपके उस शेयर, मतलब आपके पास में जब वो 1000 के शेयर था, आपके पास में सपोज करो उसके 100 शेयर थे, तो अब 100 इज इक्वल टू 10, 10,000 ऐसा मान के चलो। एक शेयर के 10 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए, 10 हिस्से। तो अब आपके पास में जो शेयर हो जाएंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी में, वो हो जाएंगे 1000। थे कितने, 100 शेयर। लेकिन जो उसकी रुपये में क्वांटिटी है ना, वो हो जाएगी घट के 100 रुपया, क्योंकि 1 की फेस वैल्यू पे आ गया, पहले वो 10 की फेस वैल्यू पे था। तो जब भी कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ना, वो फेस वैल्यू पे डिक्लेयर करेगी कि हम 1 की फेस वैल्यू पे दे रहे हैं। अब उसे जो लोग बाग है ना, वो उस पर देखेंगे कि यार मेरे पास में शेयर है 100 रुपये का, मतलब एक शेयर है, और अब ये कंपनी ने फेस वैल्यू पे डिक्लेयर किया, मतलब 5 रुपये एक शेयर में मिलेंगे। लेकिन आपने कब खरीदा था उसे, जब वो 10 की फेस वैल्यू पे था। अब आपके पास में उसके कितने शेयर हैं, उसके लिए वो 1 है, लेकिन आपके लिए वो 10 है। तो जब भी कोई डिविडेंट वाली कंपनी गिरती है ना, तो उस आप खरीदने वाले अगर व्यक्ति हो, तो आपकी डिविडेंट यील्ड बढ़ जाती है। जो भी रिटायर व्यक्ति होते हैं, उनके लिए जो डिविडेंट स्टॉक है ना, वो सबसे सेफ इन्वेस्ट मानी जाती है। क्योंकि देखो, दांत जो है ना हमारे, वो ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ लगा दिया, अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो हम दांत मंजन नहीं करेंगे, बोले यार बंद बंद करो, मंजन नहीं करते इस बार, क्योंकि वो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार हमें काम करो, अब कपड़े धोना बंद कर दो। तो जो भी बड़ी कंपनी है, जो सो मतलब आईटीसी ऐसा समझ लो, हालांकि तंबाकू का भी काम है इसके पास में, होटल, आईटीसी होटल भी है, बट एक कॉन्सेप्ट को समझो, ये सिगरेट का भी काम है इसका। अगर ये सिगरेट बनाती है आईटीसी, और सपोज करो अमेरिका और दूसरे देशों के जो टैरिफ है वो ज्यादा चल रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं सिगरेट भी नहीं बंद कर दोगे। अगर बाजार क्रैश होगा, तो उस क्रैश हुई वाली कंडीशन में आप 2 सिगरेट पीते होंगे तो 4 पियोगे। बोले यार एक काम कर दो, तो पैकेट ही ले यार, दिमाग खराब हो रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब क्या है कि डिविडेंट वाले जो स्टॉक होते हैं ना, वो ज्यादातर आपको लंबे समय में एक बिल्कुल स्टेबल इनकम देते हैं। स्टेबल से मतलब ये हुआ, अगर जब सब कुछ घबराहट में, पैनिक में लोग बाग बेच रहे थे, अरे एसबीआई आज 1000 के आसपास शेयर चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो 100 रुपये पे आ गया था, स्टॉक 100 रुपये पे आ गया था, और एसबीआई ने डिविडेंड दे दिया इतना रुपए का। था जनरली बैंक जो होते हैं वो डिविडेंड कम देते हैं। जो कोल माइनिंग से रिलेटेड कंपनियां रहती हैं, ये ज्यादा डिविडेंड देते हैं, जैसे कोल इंडिया है ना, वेदांता है, हिंदुस्तान जिंक है, ये कंपनियां डिविडेंड ज्यादा देती हैं। और इन्हीं कंपनियों का डिविडेंड, ये समझ लो, आप सोचोगे यार ये तो बंद भी कर सकती है, कोई जरूरी थोड़ी कि बंद नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनियों को डिविडेंड ना अपने क्वार्टरली नतीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कंपनी कभी भी अपना डिविडेंड अगर देती आ रही है ना, तो देती रहेगी। चाहे आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने साल भर में अगर 3 बार डिविडेंड देती है, तो 2 बार दिया हो, पर दिया होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया एक साल, तो क्या होगा, स्टॉक बेच के लोग बाहर आएंगे। बाहर आएंगे तो उसका स्टॉक का जो प्राइस है ना, वो नीचे हो जाएगा, मतलब स्टॉक क्रैश हो जाएगा। क्रैश हो जाएगा क्योंकि बहुत से लोग तो डिविडेंड की वजह से ही नहीं स्टॉक को। अब समझ, एक उदाहरण से समझो, जैसे वेदांता अगर उदाहरण अनाउंस कर देती है कि आज के बाद हम कोई भी डिविडेंड नहीं देंगे, हालांकि डिविडेंड वाली कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती, कि यार ये तो अपने जो पैसा आ रहा है उसे अपने ग्रोथ में लगाएं। भाई इनको ग्रोथ की आवश्यकता क्या है। सपोज करो एचपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उसके एचपी के सिलेंडर भी आते हैं, एचपी के उसको दुनिया भर के पेट्रोल पंपे हैं,
और मतलब क्रूड ऑयल में 19-20 होने से क्रूड ऑयल हम कहाँ से खरीद रहे हैं? रूस से खरीद रहे हैं। तो रूस से क्रूड ऑयल खरीदने से ये सस्ते सस्ते दर पे मिल रहा है, तो इन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्योंकि जिस रेट में ना वहां से पड़ रहा है, हमारे थोड़ी उन्होंने रेट घटाए। सपोज करो अगर आज $62 प्रति बैरल का रेट है, कहाँ का? मिडिल ईस्ट का, कि आपको अगर क्रूड ऑयल लेना है तो $62 प्रति बैरल मिडिल ईस्ट से मिलेगा, और वहां से मिल रहा है ना रूस से $50 प्रति बैरल। तो जो $10 प्रति बैरल का जो शुद्ध मुनाफा हो रहा है वो इन कंपनियों को तो हो रहा है। भैया आम आदमियों के पास तक थोड़ा आ रहा है वो। क्या आपको अगर पेट्रोल मिल रहा था अब ₹90 किलो, तो अब घट कर 70 हो गया? ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि सरकार चाहती नहीं। क्यों नहीं चाहती? कि इन केस अगर कहीं अनसर्टेनिटी बढ़ी और इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए तो हमने आपके प्राइस भी तो नहीं बढ़ाए। सरकार का जो तर्क है ना वो ये है कि जब टैरिफ बैरियर बढ़े और उसके बाद मिडिल ईस्ट से तेल आना हमने खरीदा, ज्यादा रेटों में खरीदा, तो जो उसको जनता को थोड़ी बढ़ाया हमने, सब्सिडी देकर इन कंपनियों को पूर्ति करी। तो इसीलिए जो सस्ते में आ रहा है और ये ज्यादा में दे रही, तो इसका इनका जो पुराना ब्रेक इवन है वो बराबर हो जा रहा है। वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक आ रहा है डिविडेंड पे। जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं वो हमेशा एक स्टेबल निवेश का साधन माना जाता है। जो भी रिटायर्ड व्यक्ति होते हैं वो जनरली कहाँ पे निवेश करते हैं? भाई अगर आप एक 7% की बॉन्ड यील्ड पकड़ लो, कि मैंने अगर बॉन्ड में निवेश कर दिया और एक डिविडेंड वाली कंपनी पकड़ लो, तो दोनों में से सेफ इन्वेस्ट कौन सा माना जाएगा? कोई खरीदने स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन डिविडेंड वाले जो स्टॉक है ना वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि जब भी स्टॉक गिरेंगे ना, तो आपका जो माइंड है ना वो ये बिल्कुल भी तनाव नहीं लेगा कि यार अब क्या होगा, क्योंकि आपके माइंड में जो चीज चल रही होगी ना वो ये चल रही होगी कि इसके बाद में भी बिजनेस काम कर रहा है, तेल मंजन साबुन बना रहा है, पेट्रोल पंप पे चल रहे हैं। मतलब स्टॉक गिर रहा है, गिरने दो, प्राइस हो कुछ भी हो, आपको एक तय समय पे अगर कंपनी ने बोल दिया मैं आपको डिविडेंड दूंगी, मतलब आपको फिक्स है, वो आना ही है, मतलब आना ही है। ऐसा समझो। मैं किसी को क्रेज नहीं कर रहा कि आप, मतलब इंकरेज नहीं कर रहा कि आप वो लो या मत लो। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करना जो भी करना। मान लो जैसे IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने ₹5 का डिविडेंड दिया, और स्टॉक को अगर आप नॉर्मली बाय करते हो तो ₹150 के आसपास में। अगर वो स्टॉक अभी 120 के आसपास चला गया था, वो जब आप ₹120 पे वो स्टॉक गया था, मार्केट गिरी हुई थी, आपने उसे मतलब 1000 शेयर उठाते तो आपके ₹30,000 में आ जाते, मात्र ₹30,000 में। अभी 50 में आ जाएंगे तो टेप में मतलब 30,000 में आ जाते। आज उस स्टॉक ने मतलब 2 बार डिविडेंड दे दिया, एक बार ₹5 का दिया, एक बार ₹7 का दिया, तो ₹12 का डिविडेंड दे दिया, तो 12,000 आपके पास में आ गए। कितने रुपए के निवेश पे आ गए? ₹30,000 के निवेश पे। आप अगर ₹30,000 का ये समझ के चलो ना कि 7% का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, कितने? 7% का, तो आपको ₹2100 मिलना था, लेकिन मिले कितने? 12,000। मतलब स्टॉक का जो प्राइस है वो भी देखो कहाँ पहुंच गया, 120 से अब आज 160-70 पे चल रहा है। स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब कहना ये है कि जो डिविडेंड वाली कंपनियां होती हैं, जो रिच कैश फ्लो होता है जिनका, वो अपने क्वार्टरली जो नतीजे पेश करती है ना, उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मानती है डिविडेंड को। क्योंकि ज्यादातर अगर आपकी एज सपोज करो 70-75 साल है, तो आपको ऐसी कंपनी नहीं चाहिए कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, उधेड़ देंगे। आपको एक स्टेबल निवेश चाहिए कि यार हम ठीक है, हाँ, एक तय समय में अगर बाजार गिरे भी ना तो भी हमें एक बिल्कुल सेफ हेवन में निवेश मिलता रहे। और सेम बस केवल आपको पुरानी बेवकूफ़ी नहीं करनी है जो हर व्यक्ति आते ही करता है ना, कि बस जल्दी करना, कुछ भी करना। भाई एक आप पेड़ लगाते हो, वो मेरी एक, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि भाई धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, और माली साचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। भाई जब आपने एक पेड़ लगाया, उसमें आपने पानी दिया, खाद दिया, तो समय आने पे ही तो फल देगा। आपको जल्दी किस चीज की है? जब आपको जल्दी करना था तो तब तो किया नहीं, जब आपको निवेश का समय था। यहाँ आने में आपको देर कर दी। अब जब आप आए हो तो आपको लगता है कि जिस स्टॉक को आपने खरीदा है वो वहीं से रैली करना चालू करे। ऐसा थोड़ी होता है। हो सकता है आपने खरीदा ही उसे टॉप पे हो, कई बार ऐसा हो जाता है, कई कंपनियां टॉप पे खरीद। अब सपोज करो, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, स्टॉक पिछले 3 सालों से मतलब ₹20, ₹21, ₹17, ₹18, ₹20, ₹18, 17-18 पे घूम रहा था, किसी ने नहीं खरीदा उसे। और जब उसने रनअप देना चालू करा तो वो एक ही बार में उसने ₹170 तक, ₹180 तक का रनअप दिया। सब कितना दिया? स्टॉक 9 गुना हो गया, मतलब 8 गुना हो गया। कि ₹20 से
दो छिका 18। अब किसी ने 170 पे उसे खरीद रहा, अब वो सोच रहा है कि यहाँ 170 से 1700 हो जाए। ऐसा संभव है क्या? अब वो उसने 170 में खरीदा, वो घट के फिर 117 आ गया, अब 100 पे चल रहा है। तो जिसने नीचे खरीद रखा है ना, उसके लिए तो अभी भी 5 गुना है। उन्होंने तो 17 रुपए में खरीद रखा है, 20 रुपए में IRFC, उसके लिए तो 100 है, अभी भी 5 गुना है। 1 लाख के 5 लाख है अभी भी। और जिसने उसे टॉप पे खरीदा है, उस उसके लिए वो आज कहाँ है? वो बोलेगा यार बहुत बेकार है। तो डिपेंड ये करता है कि आप जिस भी सेक्टर में पैसा लगा रहे हो, क्यों वित्तीय सलाहकार रखा क्यों जाता है, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। भाई किसी भी अगर वित्तीय सलाहकार को कोई भी सजेस्ट करता है या रखता है, तो उसके पीछे कारण ये रहता है कि आपको सही समय पे सही पैसा बना सके। नहीं तो सभी ज्ञानी है, ज्ञानी भाई जो मूर्खता है पिछले लोगों ने की है। चाहे लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ, जैसा मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं वर्ष 2008 में वो छोटा था जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ, लेकिन मुझे पता था कि अमेरिका में कुछ घटा है जो निंजा लोन बांटने के कारण घटा है, जिससे लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ है। फिर उसके बाद 2010 में हुआ, 2017 में हुआ। तो जब एक साइकिल को आप देख लेते हो ना कि यार उतार चढ़ाव चलता रहता है, गिरना उठना फिर चलना, ये होता रहता है। जैसे कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां रहती है, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं ना, उन्होंने ये साइकिल देख लिए होते हैं। भाई इससे बीच में ट्रम्प आए, उससे पहले ओबामा आए, फिर उसके बाद बाइडेन आए, तो अगर ये इनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो ये हुआ। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब टैरिफ लगाते हैं ना, उससे ज्यादा अभी नवंबर के जो आंकड़े आए हैं ना, उससे ज्यादा अमेरिका को हमने एक्सपोर्ट किया है। अब जो ट्रम्प ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वो ब्रह्मास्त्र हो गया, उसको फेल क्यों हो गया? क्योंकि उसने ये सोचा था कि हम भारत को अपने पाले में ले लेंगे और भारत पर टैरिफ लगा उस। भाई एक बात बताओ, इससे पहले जो बाइडन थे, ऐसा बाइडन के पास में नहीं था क्या? इन्हें ये चीज याद आई कि यार मेरे पे टैरिफ जैसी ऐसी कोई चीज है जिसमें किसी भी देश पर लगा दूंगा तो वो देश एकदम सरेंडर हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। वो भी समझदार थे, वो भी, उन पे भी तुम्हारे जैसे सलाहकार रहे होंगे, पर उन्होंने टैरिफ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उन्हें अपने पीछे की इकोनॉमी दिख रही थी। भाई हमारे पीछे इकोनॉमी में कितनी दिक्कत होने वाली है। ऐसा थोड़ी है कि सब चीजों को एक जगह से हाका जाता है। अब ऐसा हुआ क्यों कि यार हमने तो ज्यादा का एक्सपोर्ट कर दिया? कारण बताऊंगा क्या है। भारत है जुगाड़ू। हाँ जी, इनने हम पे टैरिफ लगाया 50% का। मैक्सिको के साथ में इन्होंने कर लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि हमारा तुम्हारा कोई टैरिफ नहीं, सादा। अब हमारा क्या है, सिंपल। भाई अगर मैं आपको 1 लाख का सामान बेचूंगा, तो अमेरिका वाले को वो 1.5 लाख का पड़ेगा। हाउ बोलो? मैंने क्या किया, मैंने वो 1 लाख का सामान 1 लाख 5 हजार रुपये में किसे बेच दिया? मैक्सिको वाले को बेच दिया। और मैक्सिको अमेरिका वालों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। कितने का? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वहां से एक्सचेंज हो गया, ले भैया। और दूसरा, डॉलर का अगेंस्ट हमारा रुपया कमजोर हो गया। डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपया कमजोर होने से क्या हुआ, अमेरिका वालों के लिए भारत के प्रोडक्ट और सस्ते हो गए। अगर वो पहले $1 लाख के में कोई प्रोडक्ट बुला रहे थे, अब यहाँ से 84 लाख रुपए में बनते थे, अब वो 90 लाख में पहुंच गए। भाई अभी नवंबर में ही तो हमारा डॉलर के अगेंस्ट में रुपये में और गिरावट आई है। और उसी के चलते हमारे RBI ने अपनी करेंसी कमजोर कर ली, मतलब रेपो रेट में बदलाव कर दिया। रेपो रेट में बदलाव कर दिया तो करेंसी कमजोर होगी, करेंसी कमजोर होगी तो उनके लिए और भी अच्छा हो गया। एक बार लेमन लैंग्वेज में समझो। मान लो आपके यहाँ पे कोई सामान है 84 लाख रुपए का, ठीक है? तो मैं आपको $1 लाख दे रहा था, तो आपका रुपया चल रहा था, $1 इज इक्वल टू 84 रुपए, तो 84 लाख। आपके ऊपर लग गए टैरिफ, मान लो 5%, 10%, और आपका जो करेंसी है वो कमजोर होगी। मेरा आज $1 लाख, आपके यहाँ 90 लाख है, और आपका जो माल मुझे पड़ रहा है वो पड़ रहा है 87 लाख में, तो भी वो सस्ता है। भाई जो FII बेच रहे हैं ना, ये क्यों बेच रहे हैं पता? क्योंकि इनका जो पूरा प्रॉफिट है ना, वो करेंसी खा जा रही है। जितना भी अगर 7% प्रॉफिट कर रहे हैं ना, 6%, मतलब साल भर में निफ्टी का जो रिटर्न आया पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे, तो 7% का रिटर्न आया, जबकि सब कुछ घट लिया इसमें। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर भी देख लिया, ईरान और इसराइल भी देख लिया, और हर तरह के सैंक्शन भी देख लिए, उसके बाद भी 7% निफ्टी ऊपर है। FII ने लगातार माल बेचा है, क्योंकि 6% हमारा रुपया ही कमजोर हो गया ना डॉलर के अगेंस्ट, तो उन्हें नेट नेट कुछ नहीं बचा। भाई जो उन्होंने 7%, अगर उन्होंने कुछ कमाया भी होगा 6%, 7%, तो 6-7% तो हमारा रुपया कमजोर हो गया डॉलर के अगेंस्ट, तो कमाया क्या? तो इसीलिए FII बेच रहे हैं। अब बात आती है कि आगे क्या हो सकता है। देखो आगे ये है कि अगर हमारी अर्निंग आती रही,
जो अभी क्वार्टरली नतीजे आएंगे, इन क्वार्टरली नतीजों में अगर अर्निंग रही तो समझ लो कि स्टॉक में कहीं ना कहीं एफआईआई अपनी जो बिकवाली है वो रोक सकते हैं। नहीं तो हमारा जो निफ्टी है ना वो अभी भी 22 साढ़े 22 21 22 के मल्टीपल पे चल रहा है, पी पे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। निफ्टी का भी पी होता है, जैसे आप स्टॉक का पी निकालते हो वैसे निफ्टी का भी पी होता है। निफ्टी अभी 21 22 के पी पे चल रहा है। अगर अर्निंग नहीं आई ना तो इतना पी पे जो एफ आई आई है वो निवेश नहीं करेंगे। अगर अर्निंग आई, इन कंपनियों की बढ़िया रिजल्ट आए, तो होगा क्या, इसका जो वैल्यूएशन है वो सस्ता हो जाएगा। जो मिडल पी रहा है 18 से 20 के आसपास का पी रहता है जब एफ आई आई में पैसा डालते हैं। अभी जो हमारी सेबी भी इस चीज पर फोकस कर रही है कि भाई डोमेस्टिक लोगों को एस आई पी के माध्यम से अवेयर करो, सब एस आई पी के माध्यम से करो। पता है का कारण क्या है? कारण ये है कि सब सरकार भी चाहती है कि अगर जितना डोमेस्टिक पैसा आ जाएगा भारत में, तो जो भारत की मार्केट है ना, अल्टीमेटली कंपनियां तो चलेंगी ना, बिजनेस तो चलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस नहीं होंगे। मतलब तेल मंजल साबुन नहीं होगा, या मतलब टैरिफ लगा देंगे तो कोई कपड़े नहीं धोएगा, मंजन नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सब कंटिन्यू वाले चीजें हैं ना। और जीडीपी ग्रोथ करेगी, क्योंकि भारत में अभी 100 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब 150 करोड़ की पॉपुलेशन है भैया, तो इनका कंजप्शन के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब ये पैदा हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कपड़े तो सिलवाएंगे, तो कपड़े कहाँ बनेंगे? टेक्सटाइल कंपनी में बनेंगे। जब ये हर साल इतने युवा हो रहे हैं तो गाड़ी तो खरीदेंगे, मोटरसाइकिल तो खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे भाई? ये होंडा टीवीएस वगैरह ही खरीदेंगे। भाई ये इतने मोबाइल बिकेंगे क्योंकि सबके घर हाथ में दो दो मोबाइल चल रहे हैं, तो नेट नेट तो कंजप्स होगा ना, डाटा कंजप्स होगा, तो किसका बिजनेस चलेगा? जियो और एयरटेल का चलेगा। मोबाइल किसके चलेंगे? ये तुम्हारा जो रेडमी वेडमी एप्पल वेप्पल तो कंजप्स तो होगा ना। इतनी बड़ी मार्केट है भाई। सरकार इतने ब्रिज बनवा रही है, इतने रोड बनवा रही है, इतने उसके बाद में भी मतलब अलग से अलग चीज करवा रही है, मतलब अब इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है कि यार होगा क्या। कंजप्शन होगा, चलेगा। भारत की इकोनॉमी 7% की ग्रोथ है, अमेरिका की मतलब $33 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के बाद भी उनकी जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान वो लगाते हैं 2% का लगाते हैं कि हम 2% ग्रोथ करेंगे। जापान के जो अभी बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, तो उससे अमेरिका के बाजार हिले। अब समझ लो कि आज बाजार में क्या हुआ, चलो मैं बताऊंगा। देखो, ज्यादातर कर्ज किसने ले रखा है? अमेरिका ने ले रखा है। और अगर अमेरिका की मार्केट से पैसा निकलेगा तो उनकी बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, और बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो क्या होगा? तो उससे उनका डॉलर कमजोर होगा, और डॉलर कमजोर होगा तो क्या होगा? डॉलर कमजोर होगा तो हमारी इमर्जिंग मार्केट जो है ना, बढ़ते हुए जो बाजार है ना, उनके लिए फायदा है। मतलब जब भी डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है तो आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छा रहता है स्टॉक मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा तो शेयर मार्केट चढ़ेगी, डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा तो स्टॉक मार्केट गिरेगी। हालांकि आज जो है ना 38 पैसे कमजोर हुआ है। अगर बात करें आज एफआईआई की, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 577 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। तो अगर बिकवाली करी है उसके बाद भी ये शेयर भागे क्यों? भाई शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, क्योंकि कल जो है, कल मंगलवार है, कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो। शॉर्ट कवरिंग हो उसके कारण से बाजार में बढ़त देखने के लिए मिली हो। लेकिन बाजार पॉजिटिव ही बंद हुए हैं। अब कल देखने के लिए मिलेगा कि कल होता क्या है। आज अमेरिका के बाजार रिएक्ट करेंगे खुलने के बाद कि क्या होने वाला है, और उसके बाद हमारे बाजार जो है वो रिएक्ट करेंगे। डीआईआई ने लगभग लगभग मतलब खरीदारी ही करी है अच्छी। फिर हम डिविडेंड पे आ जाते हैं, लंबी कॉन्सेप्ट हो जाएगा नहीं तो। देखो क्या है, डिविडेंड वाली जो कंपनी रहती है ना, वो जर्नली आपको एक स्टेबल निवेश का पैरामीटर होती है। कोई भी कंपनी हो, अगर वो पिछले 5 सालों से लगातार डिविडेंड दे रही है तो कंपनी अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करती डिविडेंड ना देके। अगर वो साल भर में 3 बार दे रही है तो भले ही 2 बार दे दे, पर वो देगी। कारण कि उसकी रेपुटेशन का सवाल है कि भाई ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या जो उसका फ्लक्चुएशन को देख के पैनिक कर लेते हैं। मैं अगर आपको एक सजेशन दूं, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके पास में एटलीस्ट अगर आपका महीने भर का खर्चा है 20,000 रुपया, ठीक है, या 10,000 है, मान लो अगर आप बिल्कुल गांव में रहते हो, 10,000 रुपये खर्चा है, तो आपके पास में 3,60,000 रुपये एफडी के फॉर्म में पैसा होना चाहिए लिक्विड। उससे क्या फायदा है? उससे फायदा ये है कि अगर 3 साल मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया ना, मार्केट कहीं भी नहीं गई ना, मार्केट में कोई ऐसा करेक्शन आ गया, कुछ हो गया, तो आपको पैनिक में माल नहीं बेचना पड़े। आपका ब्रोकर पैनिक में माल ना बेचे। 3 साल का आप फंड रखो अपने पास,
तो एक तो उससे होगा क्या कि अगर बाजार में कोई अनसर्टिनिटी हुई ना तो आपके अंदर घबराहट नहीं आएगी, अब क्या होगा यार, क्योंकि जब आप लेवरेज पे होते हो ना, सपोज करो आपके पास में 1 लाख रुपया ही था, आपने 50,000 एडवांस ले लिए किसी से क्रेडिट कार्ड वगैरह, 1.5 लाख रुपए पे आपने जो MTF में मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग से आपने 1.5 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए की बुक बना ली। ठीक है, अब आपने 4.5 लाख पे, लेकिन है लेवरेज पे, अपना तो खुद का 1 लाख है, 50,000 कर्जे पे, और 50,000 कर्जे पे होने के बाद 3 लाख वो भी कर्जे पे, आपके पास में टोटल 4.5 लाख है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर गलती से कोई मार्केट के अंदर क्राइसिस आया ना, या मार्केट क्रैश होगी ना ऊपर से, और आपकी 4.5 लाख रुपए अगर 20% ही टूट गए ना, 20%, तो आपको देखने में लगेगा यार मार्केट क्रैश हुई, और क्योंकि मिड कैप आपके पास वित्तीय सलाहकार कोई है नहीं, क्योंकि तुम सबसे बड़े ज्ञानी, तुम्हें किसी ने बता दिया कि MTF में माल खरीद लेते हैं तो भैया इतना हो जाता है, वित्तीय सलाहकार रखा नहीं, बोला हमसे बड़ा ज्ञानी कौन, हम दूसरे को सलाह देते हैं। ठीक है, 1 लाख में 50,000 किसी से लेकर 1.5 लाख में किसी से लिए, ध्यान रखना इस पॉइंट को, किसी से लेकर 1.5 लाख का कोई स्टॉक खरीद लिए, 3-4, और किसी में 7%, किसी में 8%, एवरेजन अगर मार्केट क्रैश हुई और आपका पोर्टफोलियो टॉप से 20% गिर गया, आपको तो ऐसा लगा कि यार 4.5 लाख के 20% मतलब 90,000 गिरा, मेरे भाई 90,000 में तुम्हारा जो ब्रोकर है ना वो जीरो मार के सौदा काट देगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई सब तुम्हारा खत्म हो लिया, तुम्हारे 1 लाख लगाए थे, 50 दूसरे से लिए थे, 1.5 हो गया, तो अब 90,000 पोर्टफोलियो नीचे गिर गया तो जीरो मार के बेच देगा, तुम्हारे 90 खत्म। अब जिससे 50 लिए थे वो भी फोन लगा रहा, भाई पैसे यार क्या कर देता, अब तुम्हारी टेंशन, अब 50 कहाँ से दूं, 90 यहाँ खत्म हो लिए। तो इसीलिए वित्त सलाहकार रखा जाता है। वित्त सलाहकार क्यों रखा जाता है? मान लो आपको सपोज करो उन्होंने डिविडेंड वाले शेयर उठवा दिए, कोई भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो डिविडेंड आपको कैश के फॉर्म में आएगा अकाउंट में, यहाँ नहीं आएगा, तो होगा क्या उससे? उससे होगा बोले ठीक है कोई बात नहीं, 10,000 देगा से काम चला दे। तो हमेशा एक सेफ हेवन माना जाता है इन्वेस्ट, जैसे डिविडेंड बोल दो, आप बॉन्ड मार्केट बोल दो, लेकिन ये किसके लिए? ये उसके लिए है जो लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहता, जो लाइफ को बिल्कुल सेफ खेलना चाहता है। डिविडेंड उसके लिए, चाहे बॉन्ड मार्केट में निवेश करो, चाहे आप कहीं भी करो, डिविडेंड उसके लिए जो बिल्कुल सेफ रहना चाहता है। उसने 1 लाख लगाए और 1 लाख तो 7,000 रुपये कमाने की इच्छा है साल भर में, तो उसके लिए डिविडेंड है। लेकिन ये कंपनियां बहुत बोरिंग रहती है, ये कभी भी तुम्हें ऐसी इनकी PPT नजर नहीं आएगी कि चीर देंगे फाड़ देंगे, हम इतने % की ग्रोथ कर देंगे, बिल्कुल बोरिंग बिजनेस। क्या करती है कंपनी? पेट्रोल बेचती है, IOCL है। क्या करती है? तेल मंजन साबुन बेचती है, हिंदुस्तानी यूनिलीवर है। क्या करती है? सिगरेट बनाती है, ITC है। तो डिविडेंड इन्वेस्ट भी अच्छा माना जाता है। अब फिर लंबी हो गई वीडियो, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जाके पिन करें। साथियों, क्या मैं सोचता हूँ वीडियो छोटी बने लेकिन वीडियो लंबी बन जाती है, तो मेरी एक पर्सनल राय है आपसे कि आपका आज तय करेगा कि आप कल कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें और बिना वित्तीय सलाहकार के शेयर मार्केट में ना आए, नहीं तो आप जमा पूंजी भी खो दोगे। धन्यवाद, थैंक यू।